हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एक्लेसिया कार्डिया के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की ग्रास नली यानी कि भोजन की नली प्रभावित होती है और भोजन को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, और इसकी वजह से मरीज को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार एक्लेसिया कार्डिया होने की वजह क्या है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर एंड हेड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेप्टोलॉजी एंड एंडोस्कोपी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से साकेत से डॉक्टर विकास सिंगला। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद अनुज। डॉक्टर, आपसे मैं पहला सवाल ये जानना चाहूंगा कि एक्लेसिया कार्डिया आखिरकार क्या होता है और कितनी तरह के होता है। अनुज जी, अक्लेजिया कार्डिया हमारी फूड पाइप, जिसे हम आहार नली बोलते हैं, जी उसकी एक बीमारी है। जब हम खाना खाते हैं, ये खाना हमारी फूड पाइप में एंटर करता है। जी। उसके बाद ये खाना हमारे स्टमक में एंटर करना चाहिए। तो हमारी फूड पाइप और हमारे स्टमक के बीच में एक टाइट मसल होती है, जिसे हम LES यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। तो जब मरीज खाना खाता है, ये वाल्व खुलना चाहिए, जिससे कि ये खाना पेट में एंटर कर सके। इस वाल्व का फंक्शन है कि जो पेट में खाना है या पेट में एसिड है, वो हमारी फूड पाइप में वापस एंटर नहीं करे। आमतौर पर ये वाल्व बंद होता है और खाना खाने पर ये वाल्व खुलना चाहिए। अक्लेजिया कार्डिया के पेशेंट में ये वाल्व टाइट हो जाता है और जब मरीज खाना खाता है, ये वाल्व खुलता नहीं है। तो मरीज को खाना निगलने में और पानी पीने में काफी दिक्कत होती है। इसी कंडीशन को हम अक्लेजिया कार्डिया बोलते हैं। ओके डॉक्टर विकास, मैं इसमें एक छोटा सवाल और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है ये स्टार्ट कैसे होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को ये बीमारी होती कैसे है। तो अनुज जी, अक्लेजिया कार्डिया का जो कोई कारण है हमें मालूम नहीं है। जैसे ओके। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनका भी हमें पिन पॉइंट कारण मालूम नहीं है। आमतौर पर हमसे मरीज पूछते हैं कि इस बीमारी की जड़ क्या है। तो साइंस में काफी बीमारियों की जड़ का पता नहीं होता है। तो उसी तरह अक्लेजिया कार्डिया के बारे में भी ये पता नहीं है कि किस कारण से होती है। परंतु ये देखा गया है कि शायद ये वायरस की इन्फेक्शन के बाद होती है। कुछ लोगों को वायरस, जैसे कि कोविड वायरस है या अन्य वायरस है, ऐसी इन्फेक्शन होती है और उस इन्फेक्शन के बाद जो हमारा फूड पाइप का वाल्व है, ये काम करना बंद कर देता है। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि इसका बहुत पिन पॉइंट और क्लियर कारण मालूम नहीं है। ओके डॉक्टर विकास, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और इसकी वजह से उन्हें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अनुज जी, अप्लेजिया कार्डिया के जो 4 मेन सिम्टम होते हैं। जी। पहला होता है कि खाना खाने में दिक्कत होना या पानी पीने में दिक्कत होना। इसे साइंस की लैंग्वेज में हम डिस्फेजिया बोलते हैं। तो आमतौर पर सबसे पहला सिम्टम है खाना निगलने और पानी पीने में दिक्कत हो जाना। कुछ मरीजों को चेस्ट के अंदर पेन भी हो जाता है और ये पेन खाना खाने के बाद ज्यादा होता है। या फिर अगर मरीज कोई गर्म चीज ज्यादा खाता है या खट्टी चीजें लेता है या चॉकलेट खाता है, उसके बाद चेस्ट के अंदर पेन हो सकता है। कुछ मरीजों में रात को सोते हुए नाक से पानी बाहर आ सकता है। जो मरीज दिन में पानी पीता है, वो हमारी फूड पाइप में इकट्ठा हो जाता है, वो नीचे स्टमक में नहीं जाता है। और जैसे ही रात को मरीज लेटता है, ये पानी नाक से बाहर आ सकता है। और अक्लेजिया कार्डिया का चौथा सिम्टम है वेट लॉस होना। क्योंकि आमतौर पर मरीज अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनका इससे वजन कम हो सकता है। ओके। तो 4 जो मेन सिम्टम है वो है खाना निगलने में दिक्कत, छाती में दर्द होना, नाक से पानी बाहर आना या फिर वजन कम हो जाना। जी सर, मुझे ये तो समझ में आया कि ये जो दिक्कतें हैं ये जो आफ्टरनून में होती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिन में होती हैं। पर अगर रात को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये किसी मरीज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है। तो यहाँ मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि अक्लेजिया कार्डिया के पेशेंट्स को आमतौर पर लाइफ को खतरा नहीं होता है। ओके। परंतु अगर मरीज अपने सिम्टम इग्नोर करता है, तो जो पानी बाहर आता है कई बार हमारे लंग्स में एंटर कर जाता है। इससे मरीज को बार बार निमोनिया हो सकता है। परंतु आमतौर पर ये लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस नहीं है। परंतु इससे जो पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो काफी खराब हो जाती है। मरीज अपनी पसंद का खाना नहीं खा पाता है, मरीज अपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता है, वजन कम होता है। और वजन कम होने से उसकी जो अपीयरेंस है वो भी काफी बिगड़ जाती है। तो काफी हद तक इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी खराब हो जाती है और मरीज काफी इससे साइकोलॉजिकल परेशान भी रहते हैं।
ओके। डॉक्टर विकास, मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि किन लोगों को एक्लेजिया कार्डिया होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है? तो अक्लेजिया कार्डिया का कोई भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है। आप ओके। बोलें, अगर हम बोलें कि किसी चीज को अवॉइड करने से या कोई चीज ज्यादा करने से अक्लेजिया कार्डिया होता है, तो ऐसा नहीं है। अक्लेजिया कार्डिया का कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, परंतु ये किसी भी उम्र में हो सकता है। आमतौर पर ये 30 से 50 साल की उम्र में ज्यादा होता है, परंतु फिर भी ये किसी भी उम्र में हो सकता है। हमने ऐसे मरीज देखते हैं कि जिनको 80 साल की उम्र के बाद डायग्नोस हुआ, और हमने 10 साल से कम बच्चों में भी इसको डायग्नोस किया। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ओके। डॉक्टर, ये जो एक्लेजिया है ये कितने टाइप का होता है और इसका जो टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि बीमारी है किसी इंसान को? अमित जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो जब भी हमारे पास मरीज आते हैं कि उनको खाना खाने में दिक्कत है या पानी पीने में दिक्कत है, इसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार हमारी फूड पाइप का रास्ता तंग हो जाता है और उसके अंदर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, गर्ड एक बीमारी है जिसमें पेट का एसिड ऊपर आता है। तो एसिड ऊपर आने से फूड पाइप के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। या ओल्ड एज के अंदर कुछ मरीजों को कैंसर हो सकता है, या कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जिससे खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम एंडोस्कोपी करते हैं कि कहीं फूड पाइप के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर फूड पाइप में कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। यदि एंडोस्कोपी नॉर्मल है और मरीज को खाना निगलने में दिक्कत है, ऐसे मरीजों में हम अक्लेजिया कार्डिया को सस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होना चाहिए एंडोस्कोपी। उसके बाद दो टेस्ट होते हैं, बेरियम स्वेलो और इसोफेजियल मैनोमेट्री। बेरियम स्वेलो के अंदर हम मरीज को एक दवाई पिलाते हैं और उसके बाद उसका एक्सरे लेते हैं। बेरियम स्वेलो के अंदर हम बीमारी को सस्पेक्ट करते हैं। बीमारी को कंफर्म करने के लिए टेस्ट होता है इसोफेजियल मैनोमेट्री। इसोफेजियल मैनोमेट्री में हम फूड पाइप का और लोअर स्फिंक्टर का प्रेशर जांचते हैं। तो मैनोमेट्री के लिए एक नाक में ट्यूब डालते हैं। इसके लिए मरीज को फास्टिंग आना होता है। तो नाक में ट्यूब डालते हैं जिसके ऊपर एक प्रेशर सेंसर लगे होते हैं। नाक में ट्यूब डालने के बाद मरीज को हम पानी पीने के लिए बोलते हैं, और उस दौरान हम फूड पाइप के प्रेशर को मेजर करते हैं। मैनोमेट्री से हम आसानी से अक्लेजिया कार्डिया के डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर, इसका हमने टेस्ट के बारे में तो समझ में आया हमें, पर इसका इलाज कैसे किया जाता है इन टेस्टों के बाद? तो अक्लेजिया कार्डिया के काफी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। इसको हम एंडोस्कोपी से भी ट्रीट कर सकते हैं और सर्जरी से भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके। एंडोस्कोपी के अंदर तीन मेन ट्रीटमेंट है। पहले हम बैलून का यूज करते थे। सबसे पहले हम बैलून को एंडोस्कोपी करते हैं और उसके बाद एक इसोफेगस के अंदर वायर डालते हैं। वायर के ऊपर हम बैलून को लेकर जाते हैं और बैलून को हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद बैलून में हम हवा भरते हैं। हवा भरने से फोर्स बढ़ती है, और फोर्स बढ़ने से जो लोअर स्फिंक्टर है वो रप्चर हो जाता है और खुल जाता है। कई बार बैलून डायलिटेशन से मरीज को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देखा गया है 2 से 4% पेशेंट्स के अंदर फूड पाइप फट भी सकती है। अक्लेजिया का एक नया एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट आया है, पोयम। ये पोयम कविता नहीं है, इसका मतलब है पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, POEM। मैं रिपीट करता हूं, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ओके। इसको भी हम टोटली एंडोस्कोपी से ही करते हैं। इसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं और बहुत ही केयरफुली जो टाइट मसल है उसके फाइबर को फाइबर बाय फाइबर कट करते हैं, और इसको हम बहुत ही ध्यान से कट करते हैं। इस कारण पोयम जो टेक्निक है बैलून से ज्यादा सेफ है, और देखा गया है जो इसकी एफिकेसी है मोर देन 95% है। अभी पोयम अक्लेजिया कार्डिया का एक प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है। कई बार हमारे पास जो मरीज आते हैं काफी सीरियस होते हैं और वो एंडोस्कोपी, प्रोलॉन्ग एंडोस्कोपी के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। ऐसे मरीजों के अंदर हम लोअर स्फिंक्टर के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम बोटुलिनम बोलते हैं। बोटुलिनम का इंजेक्शन लगाने से मसल रिलैक्स हो जाती है और इसका असर 2 से 3 महीने रहता है, और इससे मरीज को खाना खाने में फायदा हो सकता है। तो एंडोस्कोपी में सबसे प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है वो है पोयम। उसके बाद है बैलून डायलिटेशन और बोटुलिनम इंजेक्शन। ओके। पोयम का एक और ट्रीटमेंट है सर्जरी, जिसे हम लैप हेलर मायोटोमी बोलते हैं। इसे हम लेप्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं। इसमें पेट के अंदर 3 छेद करते हैं, 3 या 4 छेद करते हैं, और उसके बाद सर्जन बहुत ही केयरफुली जो लोअर फाइबर्स होते हैं इसोफेगस के, उसको केयरफुली कट करते हैं। तो पोयम और लैप हेलर मायोटोमी दोनों सेम टेक्निक्स हैं। पोयम को हम एंडोस्कोपी से करते हैं और लैप हेलर मायोटोमी को ओटी में सर्जन करता है, और उसके लिए पेट में 3 या 4 छेद करने पड़ते हैं। तो इसमें जब ये सर्जरी होती है तो कुछ खतरा भी होता है? तो पोयम और लैप हेलर मायोटोमी काफी सेफ प्रोसीजर्स हैं। अभी अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे केस, पोयम एक अक्लेजिया कार्डिया एक रेयर कंडीशन है, ओके। परंतु अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट पोयम और
सर्जरी से हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं जो कॉम्प्लिकेशन रेट है लेस देन 1% है। 100 में से एक पेशेंट को दिक्कत आ सकती है और ये कॉम्प्लिकेशन आसानी से मैनेजेबल है। इन दोनों के दौरान अगर सावधानी बरती जाए कोई भी जान का खतरा नहीं होता है। ओके डॉक्टर विकास, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हेलर मेथड सर्जरी इसमें कितनी कामयाब साबित होती है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पोएम सर्जरी और लैप हेलरोमायोटमी दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। अगर आप दोनों की एफिकेसी देखें, एफिकेसी मोर देन 90 to 95% है। यानी अगर आप 100 लोगों का इलाज लैप हेलरोमायोटमी या पोएम से करते हैं, इनमें से 90 से 95 लोगों को फायदा हो जाता है, मरीज के सिम्टम रिलीव हो जाते हैं, मरीज खाना खा पाते हैं। ओके डॉक्टर विकास, जैसे कि अभी आपने बताया कि इन दोनों सर्जरी के बारे में बताया, इन सर्जरी के बाद भी मरीज अपना सॉलिड फूड खा सकते हैं या फिर उन्हें लिक्विड डाइट पे रहना पड़ेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो जब हम ये सर्जरीज करते हैं, पोएम करते हैं, हम अगले दिन लिक्विड शुरू करते हैं। अराउंड 48 आवर्स के लिए हम लिक्विड देते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट शुरू कर देते हैं। तो इन दोनों ट्रीटमेंट के बाद मरीज नॉर्मल खाना खा सकता है, परंतु कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। वो सभी सभी को बरतनी चाहिए। इनफैक्ट जो एहतियात हम पोएम पेशेंट को आफ्टर पोएम एडवाइस करते हैं, वही सलाह हम सभी लोगों को देते हैं ताकि वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। ओके कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेनी होती है ऐसे मरीजों को। ओके डॉक्टर, मैं अपना लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर्जरी के बाद जल्दी रिकवर होने के लिए किन बातों का मरीजों को ध्यान रखना चाहिए? तो थोड़ा सा मरीजों को जो डाइट है वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसा कि हमने एक लास्ट वीक एक पेशेंट का पोएम किया था और उसने 7 दिन बाद ही पापड़ी चाट और गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया। ओके तो उससे थोड़ा उसको पेन हुआ। तो मेरे ख्याल में डाइट के लिए पेशेंट को बहुत ही ग्रेजुअली उसको अपनी डाइट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और कई बार हम सलाह देते हैं कि रात का खाने के बाद सैर करना चाहिए और 2 घंटे तक लेटना नहीं चाहिए। ओके तो जस्ट बिकॉज ऑफ शहर से, और लिक्विड कितना लेना चाहिए और जो सॉलिड फूड है वो कितना लेना चाहिए? कुछ टाइम तक, कुछ नहीं, टाइम का समय होता है आई थिंक। तो हम 7 से 10 दिन के लिए मरीज को एडवाइस करते हैं कि वो ग्रेजुअली अपनी डाइट को इंक्रीज करें। ओके और नॉर्मल डाइट होने के बाद भी कुछ चीज जैसे कि बहुत स्पाइसी होती हैं, जैसे जी कि बाहर का खाना है, गोलगप्पे है, पापड़ी चाट है, छोले भटूरे हैं, जी कुछ ऐसे फूड को अवॉइड करना बेटर रहता है। ओके और अदरवाइज आप 2 हफ्ते के बाद आमतौर पर मोस्टली जो पेशेंट्स हैं अपना नॉर्मल खाना शुरू कर देते हैं। ओके डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनुज, धन्यवाद। आज हमने अपने एक्सपर्ट से एक्लेजिया कार्डिया के बारे में जाना। हमने जाना कि इसका इलाज कैसे किया जाता है और सर्जरी के बाद जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। और चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.